ओके तो चलिए हमने एंटोमोलॉजी कंप्लीट कर लिया है। ओके सारे कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, हमने सब डिस्कस कर ली। अगर कोई चीज़ रह भी गई होगी तो कोई बात नहीं, हम उसको वापस जब रिवाइज करेंगे चीज़ों को तो उस टाइम पर हम क्रॉप्स के बीच में या फिर पैथो से रिलेटेड कहीं पर कोई चीज़ होगी तो उस टाइम पर हम उसको वापस देख लेंगे। ओके आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है बेटा, हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है जो कौन सा है, कौन सा, ये वाला ही सही है, 3 वाला। ओके तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, हमारा पैथोलॉजी है। ओके और मोस्ट प्रिफर्डली अगर हम कहें पैथोलॉजी नहीं कहा जाएगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, फाइटोपैथोलॉजी। क्या है, फाइटोपैथोलॉजी। तो सबसे पहले तो हम फाइटोपैथोलॉजी को ही समझ लें कि ये फाइटोपैथोलॉजी आखिरकार होती क्या है। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड है वो क्या है बेटा, फाइटो पैथोलॉजी। ओके अगर बात करें कि ये फाइटोपैथोलॉजी कहां से आया या इसका मीनिंग क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ध्यान रखना है कि ये वर्ड कौन सा है। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे इट इज अ लैटिन वर्ड। ठीक है, तो ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है बेटा, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। कौन सा वो हम देख ले। तो हमारे पास इसके अंदर टोटली जो वर्ड्स हैं वो कितने हैं, 3 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स है बेटा, मेरे साथ ही चले, बीच में इधर उधर नहीं घूम जाए। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं चल रहा हूँ उस हिसाब से अपन साथ में बोलते हुए चले ताकि आपको भी वो चीज याद हो जाए। ठीक है, हमारे पास जो वर्ड है वो कितने बेटा, 3 वर्ड है। पहला जो वर्ड है वो कौन सा है, फाइटो। कौन सा वर्ड है, फाइटो। दूसरा जो वर्ड है वो कौन सा है, पैथोस। कौन सा है, पैथोस। और तीसरा जो वर्ड है वो कौन सा है बेटा, लोगोस। कौन सा है, लोगोस। ठीक है, अब एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमको एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा याद रखना है, लाइफ लॉन्ग। जब तक आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे तब तक याद रखना है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, एक तो हमारे पास वर्ड है बेटा फोटो। कौन सा है, फोटो। एक हमारे पास वर्ड है कौन सा है, फाइटो। कौन सा है, फाइटो। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग जो है वो हमेशा सेम रहेगा एग्रीकल्चर या फिर बायो के अंदर, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, फोटो की हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, सन। क्या होता है, सन। और फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है। क्या होता है, प्लांट। तो जहां पर भी आपको फाइटो वर्ड दिखेगा इट मींस वो प्लांट से रिलेटेड कोई टर्म है। ओके और जहां पर भी आपको फोटो वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, सन से। ओके तो चलिए हमारा मीनिंग हम देख लें। फाइटो का मीनिंग क्या हो गया बेटा, प्लांट। हमने अभी देखा उधर, क्या मतलब है, प्लांट। पैथोस जो है उसका मतलब क्या होता है, डिजीज। क्या मतलब है, डिजीज। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। क्या मतलब है, टू स्टडी। ओके अब इस वर्ड को हमें सीधा नहीं पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, टू स्टडी डिजीजेस ऑफ प्लांट्स। क्या मीनिंग हो गया बेटा इसका, टू स्टडी द डिजीजेज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर होने वाली जो कितनी भी डिजीज है उन सब की जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाएगा, फाइटोपैथोलॉजी कहा जाएगा। ओके चलिए सेकंड हम बात कर ले, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम बात करेंगे यहां पर फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी की। किसकी बात करेंगे बेटा, फाइटोपैथोलॉजी के फादर की बात करेंगे। ओके और फाइटोपैथोलॉजी के फादर की जब हम बात करते हैं तो वापस वही चीज आएगी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है, कितने फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन के, 2 है। एक तो है वर्ल्ड में और एक कहां पर है, इंडिया में। तो सेम वही बात हमें यहां पर करनी है कि हमारे जो फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी है इन वर्ल्ड, और दूसरे हमारे पास क्या होंगे बेटा, फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी इन इंडिया। दोनों की हमें बात करनी है। ओके अगर बात करें कि पूरे वर्ल्ड में फाइटोपैथोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है तो हमें याद रखना है, क्या नाम है, एंटोन
डी बेरी, क्या नाम है? एंटोन डी बेरी। ओके, इनको हम फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहेंगे? फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, वो बाद में आएगा, उसके अंदर आ जाएगा। अभी हमें याद रखना है फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी कौन है? एंटोन डी बेरी। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हमारे पास जो है उनका नाम क्या है? ई जे बटलर। क्या नाम है? ई जे बटलर। ओके, ई जे बटलर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें बताया था फंजाई के बारे में। किसके बारे में? फंजाई। ओके, इन्होंने एक बुक लिखी थी, फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। ओके, इस बुक के कारण ही हमें पता लगा था कि हमारी जो डिजीज आसपास है उनमें फंजाई का रोल कितना है, और इस वजह से ही हमने इन्हें क्या कह दिया बेटा? फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी इन इंडिया। तो ये दोनों चीजें हमको यहां से याद रखनी है। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में हमसे ईजे बटलर का क्वेश्चन है, वो पूछा हुआ है कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कौन है? तो कौन है बेटा? ईजे बटलर है। बस इतना सा क्वेश्चन जो है वो इस चीज से आया हुआ है। इसमें कोई डाउट है किसी को? सिंपल सा मीनिंग, फाइटोपैथोलॉजी का मतलब कि प्लांट की जो डिजीजेज हैं उनके बारे में हमें क्या करना है? स्टडी करनी। ओके, अब एक बात बताओ, हमने ये तो कह दिया कि स्टडी करनी है, बट क्यों करें? कोई ऐसा रीजन तो होना चाहिए ना कि जिसकी वजह से हमको ये डिजीजेज हैं वो पढ़नी है। अगर कोई इंसान है, वो दुकानदार है, और उसको मैं ये कहूं तो एमबीबीएस कर ले, तो क्या वो करेगा? नहीं। तो हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, देन व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट डिजीजेज? हमें क्या जरूरत है? सोच के बताओ। ओके, हम क्या कर रहे हैं? प्लांट की बात कर रहे हैं। तो हमें एग्रीकल्चर में डील किससे कर रहा है? प्लांट से करना है, हमारी क्रॉप से डील करना है। और हमारी क्रॉप्स के अंदर जो डैमेज करने वाली चीजें हैं वो कितनी है? 3 चीजें। ठीक है, ये मैंने पहले अपन जब वहां पढ़ रहे थे तभी मैंने क्लास में बताया था। एक तो है हमारी इंसेक्ट्स, एक है डिजीज, और एक है वीड्स। ठीक है, तो 3 तरह के हमारे ऑर्गेनिज्म से जो क्या करते हैं प्लांट के अंदर या क्रॉप के अंदर डैमेज कॉज करते हैं। एक तो इंसेक्ट्स जो एंटोमोलॉजी में पढ़ लिए, दूसरे हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन से आज स्टार्ट किया हमने? डिजीज। तीसरा जो आप पढ़ चुके हो आपके एग्रोनॉमी के अंदर, वीड्स। ठीक है, तो एक ही बचा हुआ है, हम ना आप वो बात कर लेंगे। तो इनसे क्या होता है? हमारी क्रॉप्स के अंदर डैमेज हो रहा है, हमारी क्रॉप्स जो है उनकी यील्ड कम हो जाती है। कई बार यील्ड कम नहीं होती तो क्वालिटी कम हो जाती, होता है ना। आप नींबू लेने जाते हो, देखा है नींबू के ऊपर ब्राउन कलर के धब्बे लगे हुए हैं। अगर मान लो कि दो बेचने वाले हैं, एक के पास नींबू है उसके ऊपर ब्राउन धब्बे लगे हुए हैं, दूसरा है उसके पास बिल्कुल क्लीन है, तो आप कौन से नींबू लेना प्रेफर करोगे? जो क्लीन है वो। ओके, बिकॉज जिसके ऊपर ब्राउन धब्बे हो रहे हैं वो डिजीज कौन सी है? सिट्रस कैंकर। कौन सी है? सिट्रस कैंकर कहा जाता है उसको। ओके, वो एक डिजीज है, वो उस डिजीज से अफेक्टेड है, लेकिन उस डिजीज से हमारे नींबू पर कोई इफेक्ट नहीं होता, बस उसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। बाहर से हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो खराब है, ओके, तो हम उसको प्रेफर नहीं करते, तो उसकी वजह से क्वालिटी गिर गई, और कई बार उसकी वजह से यील्ड कम हो जाती है। तो हमें डिजीज पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एट लास्ट हमें डिजीजेस को कंट्रोल करना है ताकि हमारी क्रॉप्स कैसी रहे? हेल्दी रहे। समझ गए? ओके, तो ये हमारा रीजन है। और इस रीजन में जब हम बात करते हैं हमारे फाइटोपैथोलॉजी की डेफिनेशन की, तो हम यहाँ पर तो सिंपल मतलब तो हमने समझ ही लिया। अब हमें क्या करना है? उसकी डेफिनेशन जो है उसके बारे में समझना है, क्योंकि यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। ओके, जब भी हम डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं तो उसके साथ साथ और भी चीजें पढ़नी पड़ती है। ओके, पहला तो फाइटोपैथोलॉजी का मतलब क्या है? टू स्टडी प्लांट डिजीजेस। ठीक है, प्लांट डिजीजेस जो है उनको स्टडी करना है। ओके, एंड इसके साथ साथ क्या स्टडी करना है वो ध्यान रखना है। ठीक है, क्या इसको हमें यहाँ पर स्टडी करना है? एक तो इसका डिस्पर्जल, क्या करना है बेटा? डिस्पर्जल। डिस्पर्जल का मतलब क्या होता है? जानते हो? डिस्पर्जन क्या होता है? फैलना। क्या मतलब है? फैलना, स्प्रेडिंग। मतलब हमारी डिजीज स्प्रेड कैसे हो रही है? मींस जैसे हम बात करें कोरोना या फिर कोविड-19। ओके, कोविड-19 के लिए हमने गाइडलाइंस बनाई कि आपको मास्क लगा के रखना है और दूरी बनाकर रखनी है। हमें ये पता कैसे लगा? हमने उस पर स्टडी करी। किस पर? उसके डिस्पर्जल पर स्टडी करी कि ये फैलता कैसे है, तो हमने उसको कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस बना दी। तो हमें यहाँ पर प्लांट डिजीज के डिस्पर्जल को भी स्टडी करना पड़ता है कि ये एयरबॉर्न है, मतलब एयर से फैल रहा है,
या फिर वाटर के थ्रू कहीं जा रहा है, या फिर ये सीड के साथ कहीं पर रह रही है डिजीज, तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो डिस्पर्जल पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसकी लाइफ साइकिल। क्या पढ़नी बेटा, लाइफ साइकिल, कि इसकी लाइफ साइकिल क्या है पूरी डिजीज की, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की। और लास्ट में हमें क्या पढ़ना है बेटा, इसका मैनेजमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम डिजीज के पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें मैनेजमेंट करना है। ओके और जब तक मैनेजमेंट हम सही नहीं करेंगे तब तक हमारे डिजीजेस के बारे में पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं निकलता। इवन आप आज यहाँ पर हो, कल को आप भी किसी एक अच्छी जगह, एक अच्छी पोस्ट पर होगे, उस टाइम पर अगर आप भी मेरी तरह इस डिपार्टमेंट में आ गए तो आपको लोगों से डील करना पड़ेगा। लोग आपसे पूछेंगे कि ये देखो मेरा ये पौधा है, ये सीधा पौधा लेकर आ जाते हैं लोग अभी मेरे पास। ओके वो सीधा पौधा उखाड़ कर ले आते कि ये कपास का पौधा है, इसमें ऐसा हो रहा है, इसका क्या करूं मैं। तो उस टाइम पर उनको चीजें बतानी है कि आपके इसमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं। अब मैं किसान को तो नहीं समझा सकता ना, किसान को समझा सकता हूँ क्या, ये देखो इसमें काले धब्बे हो रहे हैं, इन काले धब्बों में ब्राउन ये कलरेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ब्लाइट अपीयरेंस है। ठीक है, और ब्लाइट है तो इसके लिए 3-4 हमारे जो फंजीसाइड है वो यूज कर सकते हैं। कार्बोक्सिन है, फिर इसके साथ साथ हमारे दूसरे केराथिन हो गया, और मतलब 3-4 है। ठीक है, तो उनको ये चीज तो मैं समझाने से रहा, मैं सीधा उनको दवाई का नाम लिख के देता हूँ कि ये ले जाओ और मार्केट में जाके उसको कहना, वो दे देगा, और एक टंकी के अंदर 15-20 ml डाल के इसका स्प्रे कर दे, बस इतना सा बताना पड़ता है। बट जब तक मैंने इनको स्टडी नहीं किया होता क्या मैं बता सकता हूँ, नहीं। तो आपको भी कल को यही चीजें डील करनी है, उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके अब मुझे पता है कि वो डिजीज लेके आया, उसको ब्लैक आर्म डिजीज कहते हैं, लेकिन मैं अगर किसान को बताऊंगा तो खुद ही हंसेगा ये क्या है। ठीक है, अब ये चीजें हमको पता होती है, तो हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है बेटा, प्लांट डिजीजेस के बारे में, उसका डिस्पर्जल, उसकी लाइफ साइकिल और उसका मैनेजमेंट, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी जरूरी होती है। ठीक है, तो फाइटोपैथोलॉजी के अंदर कितनी चीजें पढ़नी होती है, मेन 3। डिजीज जो है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है वो आ गया, उसका डिस्पर्जल, सेकंड उसकी लाइफ साइकिल, और थर्ड उसका क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है। ओके आगे बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं एक ब्रीफ हिस्ट्री की, कि हमारी जो फाइटोपैथोलॉजी है, ये फाइटोपैथोलॉजी स्टार्ट कहां से हुई, और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जेट का एग्जाम आप देना चाहते हो तो ये हिस्ट्री जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है क्वेश्चंस का, जो हमसे एग्जाम में पूछा गया है। ओके तो इसको ध्यान से सुन लेना, कोई बड़ी चीज नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, हिस्ट्री की हम बात करें तो हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ता है, कब, 1845 में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, 1845 में। 1845 में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आयरिश फैमिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आयरिश फैमिन। ओके आयरिश फैमिन जो है, इसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस हम सीधा डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टोरी रहने देते हैं, स्टोरी है इसके पीछे एक बहुत बड़ी, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे अभी, यही बात करें कि आयरिश फैमिन क्या चीज था, क्या हुआ था यहाँ पर। ओके तो जैसे हम यहाँ पर क्या खाते हैं बेटा, गेहूं खाते हैं, राजस्थान में हम रहते हैं, हमारा मेन स्टेपल फूड जो है वो क्या है, व्हीट है। ओके जो डेजर्ट एरियाज हैं उनके आसपास है, वहां पर बाजरा है। ओके ये पता है। इसी तरह से जो आयरिश फैमिन है ये कहां पर हुआ था बेटा, आयरलैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था, आयरलैंड में। ठीक है यूरोप में जो है। ठीक है तो आयरलैंड में वहां पर जो लोग हैं उनका जो मेन स्टेपल फूड था, ठीक है वो स्टेपल फूड क्या था बेटा, पोटैटो था। क्या था, पोटैटो। ठीक है वो आलू खाते थे सबसे ज्यादा। ओके वो गेहूं नहीं खाते थे, क्या खाते थे, आलू। ओके तो वहां पर क्या हुआ बेटा, वहां पर एक डिजीज हुई। कौन सी डिजीज हुई वो याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या कहा जाता है बेटा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है अब ये जो नाम है वो बहुत कुछ हमें बता देता है। एक तो क्या बताया इसने, लेट, लेट का मतलब क्या है, बाद में। ठीक है ब्लाइट का मतलब क्या होता है, हम पढ़ेंगे समझेंगे। ब्लाइट का मतलब होता है बर्न्ड अपीयरेंस, मतलब जला हुआ, जैसे कोई चीज जल जाती है। ठीक है आप बैंगन को जलाते हो या किसी पत्ती को जलाते हो, क्या वो ब्लैक हो जाती है कि डायरेक्ट ब्राउन होती है, कैसी होती है, ब्राउन। देखा है
कभी पत्ती को जला के देखना, पता लग जाएगा, ये ब्लैक नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक होता है, बाकी मेन ब्राउन कलर आता है। तो हमारी पत्ती पर भी ऐसा लगता है कि किसी ने जला दिया है उसको, ठीक है। और वो कब आती है, लाइफ साइकिल में लेट आती है, इसीलिए हमने क्या कहा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बस इतना सा है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, इसके लिए हमें याद क्या रखना है, इसका पैथोजन याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा, पैथोजन। ओके, पैथोजन क्या चीज होती है वो अभी हम सारी चीज समझेंगे, हमारे पूरे टर्मिनोलॉजी है एक जो पैथोलॉजी पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है, वो बात करेंगे तब आ जाएगा। पैथोजन का सिंपल मीनिंग होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये डिजीज किससे हो रही है उसको क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो पैथोजन है वो कौन है बेटा, फाइटोप्थोरा। कौन है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ओके, क्या नेम है इसका, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, एंड इट इज अ फंजाई। क्या होती है ये, अ फंजाई होती है, उस फंजाई का नाम क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। तो इस फंजाई की वजह से कौन सी डिजीज हुई बेटा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और वहां पर आलू की फसल बर्बाद हो गई। ओके, अब वहां के लोग मेनली खाते ही क्या थे, आलू खाते थे, और आलू की फसल ही बर्बाद हो गई, अब खाएंगे क्या, सोचो क्या खाएंगे अब बेचारे। तो वहां पर क्या होने लगी बेटा, भूखमरी होने लगी। क्या होने लगी, भूखमरी, ठीक है, स्टारवेशन हुआ। और जब हम स्टारवेशन की वजह से डेथ को फेस करते हैं, किसको फेस करते हैं बेटा, डेथ को, ठीक है। तो फैमिन जो है इसका मतलब ही क्या होता है, डेथ ऑफ पीपल ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, मतलब एक बड़े पैमाने पर लोगों को मरने की जो हमारी प्रोसेस है, मतलब जैसे अभी कोविड है, कोविड में भी कितने लोग मर गए, लाखों करोड़ों लोग। तो इतनी डेथ क्या नॉर्मल थी, क्या नहीं थी। तो ये एक साथ इतने सारे लोगों को उनके डेथ की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, फैमिन कहा जाता है, ठीक है। और फैमिन की दूसरी चीज क्या होती है कि फैमिन जो है ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू स्टारवेशन। किसकी वजह से होता है, स्टारवेशन। फैमिन का हिंदी में मतलब क्या होता है बेटा, अकाल। क्या मतलब होता है, अकाल, ठीक है। तो जब खाने का अकाल पड़ गया, मतलब खाना खत्म हो गया, तो उसको हमने क्या कहा, फैमिन कहा। क्या कहा, फैमिन। जब पानी का अकाल पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं, सूखा, ठीक है, उसको ड्रॉट कहा जाता है। ऐसे खाने का अकाल पड़ जाता है उसको फैमिन कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से कई लोगों को अपनी लाइफ जो है वो गंवानी पड़ी थी। एंड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट वहां पर जो लोग मरे थे लगभग वो कितने थे, 12.5 लाख पीपल। कितने लोग मरे थे, लगभग 12.5 लाख लोग मर गए थे। किसकी वजह से, भूखमरी की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन था जिसने क्या करा, फाइटोपैथोलॉजी को जन्म देने का एक शुरुआत जिसने करी थी। क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ मर जाना ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ठीक है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी को हमें रोकना है कभी। आज जैसे हम मान ले आपके पास खाने को कुछ नहीं है, मान लिया आपने दिन में कुछ खाया, शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या होगा, आप बेचैन हो जाओगे, अरे यार कुछ ही नहीं खाया, कुछ ही नहीं खाया। अगले दिन सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता करने भाग जाएंगे कि मैंने तो कल रात को कुछ ही नहीं खाया, गुस्से गुस्से में नहीं खाया, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो नाश्ता पेट भर के करना पड़ेगा। इवन तब उस टाइम सोचो जब उन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि बिना खाने के उनकी डेथ हो गई। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है पूरे वर्ल्ड के लिए। और तभी से हमें फाइटोपैथोलॉजी के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। हमें याद रहा, हमें पता लगा कि फाइटोपैथोलॉजी को हमें बिल्कुल ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम प्लेग को स्टडी करते हैं, हम कोविड को स्टडी करते हैं, तो ये ह्यूमन डिजीजेज हैं। उसी तरह प्लांट डिजीजेज को भी स्टडी करना हमारे लिए क्या है बेटा, जरूरी है। ओके, ये हमें यहां से पता लगा। फिर इसके बाद दूसरा जो हमारा माइलस्टोन था वो हमें मिला था कब, 1885 में। कब मिला बेटा, 1885 में, जब एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई। क्या हुई बेटा, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई। और डिस्कवरी किसने करी थी, एक प्रोफेसर थे। कौन थे बेटा, प्रोफेसर, जिनका नाम क्या था, P.A. मिलार्डेट। क्या नाम था बेटा, P.A. मिलार्डेट नाम के एक प्रोफेसर थे। ओके,
ये मेनली बायो के प्रोफेसर नहीं थे, केमिस्ट्री के थे। किसके थे? केमिस्ट्री के। ओके, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो उनके पास नॉलेज थी किसकी? केमिकल्स की, कि केमिकल्स कैसे हैं, वो रिएक्ट करते हैं, क्या होता है, ठीक है, सब पता था उनको। तो प्रोफेसर पीए मिलार्डेट जो थे, इन्होंने 1885 में एक हमारा जो सब्सटेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बोर्डेक्स मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्डेक्स मिक्सचर। ओके, उसकी डिस्कवरी करी थी। किसकी डिस्कवरी करी? बोर्डेक्स मिक्सचर की। ठीक है, बोर्डेक्स मिक्सचर का नाम सुना हुआ? ओके, कहां पर यूज करा आपने? सोच के बताओ, आपने सुना है? आपने हॉर्टिकल्चर में पढ़ा हुआ? नहीं नहीं, वो बोर्डेक्स नहीं है बेटा, वो बोरेक्स है, वो अलग है। बोर्डेक्स मिक्सचर ये आप हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग और प्रूनिंग पढ़ लिया हॉर्टिकल्चर में? क्या होता है? हमारे पेड़ पौधों की कटाई छटाई करना, शेप देने के लिए, उसके अंदर सनलाइट को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रेनिंग प्रूनिंग। तो जब भी आप ट्रेनिंग या प्रूनिंग कर रहे हैं, इट मीन्स आप प्लांट के किसी पार्ट को कट कर रहे हैं। ओके, तो कट कर दिया तो एक बात बताओ कि अब कट किया हुआ है तो वहां पर हमारे पैथोजन, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह आराम से आ सकते हैं ना। ओके, तो आपने कई बार देखा होगा कि हमारे जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनके ऊपर एक सफेद रंग का चमकीला सा पाउडर लगाया हुआ होता है। वो क्या होता है? बोर्डेक्स मिक्सचर होता है। ओके, इसकी खास बात क्या है बोर्डेक्स मिक्सचर की? वो ध्यान रखेंगे, इट इज अ फंजीसाइड। कैसा होता है बेटा? फंजीसाइड। और इसके साथ साथ ये कैसा होता है? बैक्टीरिसाइड भी होता है। कैसा होता है? बैक्टीरिसाइड। ओके, मतलब हम एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं बैक्टीरिसाइड को। तो ये बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करता है और फंजाई को भी कंट्रोल करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहां पर बोर्डेक्स मिक्सचर के लिए हम बात करेंगे किसकी? कंपोजिशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? कंपोजिशन। वैसे तो ये हॉर्टिकल्चर में आपको पढ़ना ही है उसके अंदर, फिर भी हम यहां पर बात कर ले, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। ओके, कंपोजिशन जो था उसके अंदर हमें तीन चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें? तीन चीजें। ठीक है, एक तो इसके अंदर क्या था बेटा? लाइम। क्या था? लाइम। दूसरा इसके अंदर जो था बेटा हमारे पास, वो क्या था? कॉपर सल्फेट। क्या था? कॉपर सल्फेट। और लास्ट जो हमारे पास था बेटा वो क्या था? वाटर था। क्या था? वाटर। ओके, तो प्रोफेसर पीए मिलार्डेट ने तीन चीजों का यूज करा और क्या बना दिया उन्होंने? बोर्डेक्स मिक्सचर बना दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैंने लाइम जो यूज करा उसका फॉर्मूला क्या था? CaCO3। क्या था? CaCO3। ओके, कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसका मतलब क्या है? CuSO4, कॉपर सल्फेट। और वाटर को आप अच्छे से जानते हो, H2O इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो उन्होंने इन तीन चीजों को क्या करा? मिक्स करा। फिर हमने उनसे पूछ लिया कि मिलाडेट सर जरा ये तो बताइए, आपने मिक्स तो कर दिया लेकिन कितना मिक्स करा? कितना मिक्स करा पता तो होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी एक एक बाल्टी भर के मिक्स कर दिया और हो गया। ठीक है, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने यहां पर रेशो यूज करा है 1:1:10। कितना यूज करा बेटा? 1:1:10 जो है रेशो वो मैंने यूज किया है। एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जेट एंड ICR। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि हमारे बोर्डेक्स मिक्सचर में वाटर का, फिर लाइम और हमारे CuSO4 का रेशो क्या रहता है? तो क्या लिखा? 1:1:10। क्यों? पहले वाटर आ गया तो क्या आ जाएगा? 10:1:1। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा दिया और हम क्या करते हैं गलती? हम बस इसको रट लेते हैं, ऊपर देखते ही नहीं क्या चीज है, हमने तो रट लिया बस 1:1:10। जैसे बोर्डेक्स मिक्सचर दिखा हम राजी हो गए, क्या आएगा? 1:1:10। ठीक है, ये भी तो देखना जरूरी है पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है बेटा। तो जब भी आप रेशो की बात करोगे पहले आपको देखना पड़ेगा रेशो किसका पूछ रहा है। ओके, और एक जनरल हमारे पास लैंग्वेज के अंदर कहे तो आप किसी चीज को पानी में घोलते हो ना, तो पानी ज्यादा ही तो होगा। ओके, जो सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, तो इसका अमाउंट 10 है, बाकी ये 1:1 है। ओके, बस इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं। चलिए, तो ये इन्होंने बनाया। अब यहां पर हम बात करते हैं लास्ट किसकी? रीजन की। किसकी बात करते हैं? रीजन की
कि इसका रीजन क्या है। तो प्रोफेसर पीए मिलार्डेट ने हमें बताया कि मैंने डिस्कवरी तो करी, लेकिन इस डिस्कवरी के पीछे हाथ है किसका, जानने के लिए एक पुरानी कहावत जो है हमें याद आती है कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक है। लेकिन प्रोफेसर पीए मिलार्डेट की सक्सेस के पीछे एक रोग का, एक डिजीज का हाथ था, ठीक है। किसी औरत का हाथ नहीं था, किसका हाथ था, एक डिजीज का हाथ था। और उनसे पूछा कौन सी डिजीज थी सर जरा बताओ, तो उन्होंने कहा डिजीज का नाम था डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। कौन सी थी बेटा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम क्या बताना, वाइटिस विनिफेरा, क्या बोलते हैं, वाइटिस विनिफेरा, पता है ना, उसी से नाम हमें याद रखना है, इसीलिए पूछ रहा हूं। इसका नाम क्या है, वाइटिस विनिफेरा, ओके, ये इसका साइंटिफिक नेम है ग्रेप्स का। तो इन्होंने कहा कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स की वजह से मुझे बोर्डेक्स मिक्सचर मिल गया, मैं इसके ऊपर टेस्ट करता रहा कि ठीक किससे होगा, ठीक किससे होगा, एट लास्ट ये मिल गया, इससे ठीक हो गया। तो उनसे पूछ भी लिया गया कि ये डाउनी मिल्ड्यू तो नाम दे दिया आपने, लेकिन ये हो किससे रहा है ये भी बता दो। हमारे सारे बच्चे 2021 में जेट का एग्जाम देंगे, आ गया तो वो क्या आंसर लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला से। किससे होता है बेटा, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, ठीक है, कोकोकोला नहीं है, क्या है, विटिकोला है, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ पैथोजन है, ठीक है। तो इन्होंने हमें बताया कि इसका जो पैथोजन है वो क्या है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, जो क्या होती है, एक फंजाई होती है। क्या होती है बेटा, एक फंजाई है, ओके ओके। और ये जो फंजाई है इसकी वजह से क्या होता है, डाउनी मिल्ड्यू होता है। क्या होता है, डाउनी मिल्ड्यू। डाउन का मतलब पता है, डाउन का मतलब नीचे, डाउनी मिल्ड्यू का मतलब होता है कॉटनी ग्रोथ। मिल्ड्यू का मतलब क्या है, कॉटनी ग्रोथ। जैसे कपास देखिए ना, बिल्कुल ऐसी। तो कपास कहां पर है, डाउन है, मतलब लीव्स की लोअर साइड पे हमें क्या दिखेगी, कॉटनी ग्रोथ दिखेगी, जैसे कपास रखी हुई हो किसी ने, ओके, उसको हम क्या कहेंगे, डाउनी मिल्ड्यू कह देंगे। ग्रेप्स के अंदर होती है और उसका पैथोजन क्या है बेटा, प्लाज्मोपोरा विटिकोला। वो विटिकोला कहां से याद रहेगा, ग्रेप्स के साइंटिफिक नेम से जो क्या है, वाइटिस विनिफेरा। क्लियर है चीज। तो ये हमारा दूसरा माइलस्टोन था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आईसीआर में भी पूछा हुआ है, जेट में भी पूछा हुआ है, दोनों के अंदर पूछा है, ठीक है। और ये आपके 12th क्लास की बुक का फर्स्ट पोर्शन है, पहला पोर्शन है जो दिया हुआ है, इसीलिए आपको ये वैसे भी याद होना चाहिए, ठीक है। एक हिस्ट्री है, इससे क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछ सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद हम बात करें, दो चीजें इंपॉर्टेंट हमने बात कर ली। तीसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो हुई थी 1943 में। कब हुई थी बेटा, 1947 में तो भारत को आजादी मिली थी, लेकिन आजादी मिलने से पहले ही एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई इंडिया में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बंगाल फेमीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बंगाल फेमीन। अभी आयरिश फेमीन हमने बात करी थी। फेमीन का मतलब क्या था, अकाल पड़ना। किसका अकाल, खाने का, ठीक है। तो अब यहाँ पर बंगाल में फेमीन आ गया, बंगाल में खाने का अकाल पड़ गया। तो अब क्वेश्चन आप आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो। बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बंगाल के अंदर लोग क्या खाते हैं सबसे ज्यादा, क्या खाते हैं, चावल। तो यहाँ पर जो डिजीज आएगी वो किसकी आएगी, चावल की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है जो डिजीज थी वो कौन सी थी बेटा, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। कौन सी थी बेटा, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। राइस का कौन सा स्पॉट था, ब्राउन लीफ स्पॉट, ओके। मतलब क्या हो गया, लीफ के ऊपर कौन से स्पॉट बनेंगे, ब्राउन कलर के, बस इतना सा हमारा है, ब्राउन कलर के लीफ पर स्पॉट बन गए, वो डिजीज हो गई। अब इस डिजीज से पूरी की पूरी क्रॉप कैसे खत्म हुई, कोई बता सकता है क्या, क्या रीजन रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही है, अगर ब्राउन स्पॉट बन गए तो क्लोरोफिल कहाँ गया, और क्लोरोफिल ही नहीं है तो क्या प्लांट ग्रोथ करेगा, क्या नहीं करेगा। तो इस वजह से सारे वहां पर जो फसल थी वो क्या हो गई, हमारी खराब हो गई। फिर बात करें कि अब डिजीज का नाम लिख दिया, पैथोजन का नाम भी लिख ही दो, ठीक है। तो पैथोजन जो था बेटा यहाँ पर
वो क्या था, एक फंजाई थी। कौन था, फंजाई थी। और बात करें कि इस फंजाई का नाम क्या था, तो इसका नाम क्या था बेटा, हेलमिंथोस्पोरियम। क्या नाम था, हेलमिंथोस्पोरियम। और राइस का साइंटिफिक नेम बताना, ओराइजा सटाइवा, पता है ना ये तो हेलमिंथोस्पोरियम क्या था बेटा, ओराइजी। क्या था, ओराइजी। तो हेलमिंथोस्पोरियम क्या है, हमारी वो फंजाई है जिसकी वजह से क्या हुआ था, ब्राउन लीफ स्पॉट, और जिसकी वजह से बंगाल फेमिन हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि आयरिश फेमिन और बंगाल फेमिन में ज्यादा बड़ा कौन है, तो कौन था बेटा, बंगाल फेमिन, क्योंकि इसकी वजह से लगभग 20 लाख लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आयरलैंड क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, विलेज है या सिटी है, क्या है, आयरलैंड क्या है, कंट्री है क्या, तो क्या है, कंट्री है। क्या है, कंट्री है। ठीक है, वेस्ट बंगाल क्या है, कौन सी कंट्री है ये क्या है, स्टेट है। ठीक है, तो वहां पर पूरी कंट्री में 12 लाख लोग मरे थे, यहाँ एक स्टेट में 20 लाख लोग मर गए। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि बंगाल या साउथ साइड में हमारा जो मेन स्टेपल फूड है वो क्या है, राइस है। क्या है, राइस। वहीं से एक चीज याद रख लेना बेटा, स्टेपल फूड, ओ सर, staple food crop of world, और दूसरा हमारे पास जो है बेटा वो क्या है, staple food crop of इंडिया। ठीक है, ये हमें यहीं से याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड की जो स्टेपल फूड क्रॉप है वो कौन सी है बेटा, वीट है। कौन सी है, वीट। और अगर इंडिया की बात करें तो कौन सी है, राइस है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम राजस्थानी इसको गलत करके हमेशा आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये सोचते हैं हम तो गेहूं खाते हैं, तो इसीलिए इंडिया का स्टेपल फूड क्या होना चाहिए, वीट होना चाहिए, पर गलत है। ठीक है, सिर्फ हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट है यहीं पर क्या होता है, वीट ग्रो होता है सबसे ज्यादा, बाकी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा राइस ग्रो होता है। ठीक है, समझ गए इस चीज को। चलिए अब बात कर लेना नेक्स्ट, इसके अंदर लिख लिया है तो लिख लो जल्दी से। अभी पेन ड्राइव का काम नहीं आया है, जब पेन ड्राइव का काम आएगा तो हम पेन ड्राइव यूज करेंगे। चलो लिख लिया गया, ओके। नेक्स्ट हम बात कर ले बेटा, इसके बाद जो अगला माइलस्टोन हमारे पास आता है 4th नंबर का, वो कब आया, 1944 में। कब आया, उस टाइम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, वैक्समैन। क्या नाम था, वैक्समैन। ठीक है, वैक्समैन जो साइंटिस्ट था इसने डिस्कवरी करी थी, क्या करी थी बेटा, डिस्कवरी। और डिस्कवरी किसकी करी बेटा, फर्स्ट प्लांट एंटीबायोटिक की करी। किसकी करी, ओके, फर्स्ट प्लांट एंटीबायोटिक मतलब प्लांट डिजीज के लिए यूज होने वाली एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक के लिए एक चीज जो है वो हमें याद रखनी है कि एंटीबायोटिक का जो यूज होता है ना वो कहां पर किया जाता है बेटा, बैक्टीरियल डिजीज में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, बैक्टीरियल डिजीज में यूज किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इज यूज्ड टू कंट्रोल विच डिजीज। सब फंगल दे रखी थी, एक बैक्टीरियल दे रखी थी और बच्चे फंगल करके आ गए। ठीक है, तो याद रखेंगे एंटीबायोटिक जो है उसका यूज कहां पर होगा, बैक्टीरियल डिजीज में, फंगल डिजीज में नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। एंटीबायोटिक बात करें कौन सा उन्होंने डिस्कवर करा, तो उसका नाम क्या था, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन फिर बाद में पता पड़ा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये ज्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट द एनिमल डिजीजेस। ठीक है, जो एनिमल्स में डिजीज हो रही है उसमें ज्यादा ये क्या होता है, अच्छा होता है, प्लांट डिजीजेस के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो हमको यहां पर एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है, इन प्रेजेंट डेज
हम जो यूज करते हैं एंटीबायोटिक वो कौन सी है बेटा? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। कौन सी है बेटा? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो इसको याद रखना, दोनों नाम अलग है, एक तो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक कौन सा है? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है। ठीक है, तो हम आजकल सबसे ज्यादा क्या चलाने लगते हैं? साइकिल चलाते हैं। क्या चलाते हैं? साइकिल चलाते हैं। मतलब साइकिल चलाने की जरूरत है, चलाते तो नहीं है वैसे, लेकिन हमको आजकल सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? साइकिल चलाने की, क्योंकि कोल खत्म हो चुका है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब क्या चलाने की जरूरत है? साइकिल। तो उसी से याद रखना, अब जो हम यूज करेंगे वो स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं होगा, क्या होगा? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होगा। क्लियर है चीज? ओके, चलिए लास्ट हम बात कर ले, हमारा फिफ्थ जो माइलस्टोन है जो हमने किया था, ये तो हमारा बैक्टीरियल डिजीज के लिए हो गया। फंगल और बैक्टीरिया के लिए हमने पहले प्रोफेसर पीए मिलार्डेट ने बोर्डेक मिक्सचर दे दिया। अब जाकर हमारा जो लास्ट केमिकल जो था, जो जिसको हम प्योरली केमिकल से कह सकते हैं, वो आया था 1966 में। कब आया बेटा? 1966 में। एक नहीं, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एक का नाम था स्मेलिंग और एक का नाम क्या था? कुल्का। क्या नाम था? स्मेलिंग और कुल्का। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी किसकी करी थी बेटा? कार्बोक्सिन की करी थी। किसकी करी थी? कार्बोक्सिन। ठीक है, कार्बोक्सिन की इन्होंने डिस्कवरी करी थी, विच इज अ फंजीसाइड। कैसा फंजीसाइड है? फंजीसाइड। ठीक है, और फंजीसाइड के लिए भी हमें स्पेशली याद रखना है कि ये फंजीसाइड कैसा था? हमारा सिस्टमिक फंजीसाइड है। कैसा फंजीसाइड है? सिस्टमिक फंजीसाइड। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये किसकी बॉडी के अंदर स्प्रेड होगा? सिस्टमिक फंजीसाइड है ना, किसकी बॉडी में स्प्रेड होगा? इंसेक्ट की, फंजाई की, प्लांट की, किसमें? सोचो। प्लांट की बॉडी में। पक्का? एक ऑप्शन है फंजाई, एक ऑप्शन है इंसेक्ट, एक ऑप्शन है प्लांट। फंजाई की बॉडी में फैलेगा। पक्का? ठीक है, तो कल नहीं आया था इसलिए कह रहा है। तो ये किसकी बॉडी में फैलेगा बेटा? प्लांट की बॉडी में स्प्रेड होगा। किसकी बॉडी में? प्लांट की बॉडी में। ठीक है, क्योंकि फंजाई तो इतनी सी है, इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फैलाने की क्या जरूरत है? ठीक है, फैलेगा कहां पर? प्लांट की बॉडी पर, ताकि हमारी फंजाई है वो प्लांट की चाहे किसी भी पार्ट पर अटैक करे, पर इस फंजीसाइड का इफेक्ट उसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहीं पर एंटोमोलॉजी की तरह ही याद रखना है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या था? जो प्लांट बॉडी में फैल रहे थे, है ना। तो उसी तरह सिस्टमिक फंजीसाइड कौन से हैं? जो प्लांट बॉडी के अंदर फैल रहे हैं। ओके, बस ये फंजीसाइड होंगे, वो इंसेक्टिसाइड होंगे। अच्छा क्वेश्चन जो पूछा हुआ था बेटा वो कार्बोक्सिन था। ओके, जेड में पूछा हुआ है कार्बोक्सिन क्या है? इट इज अ इंसेक्टिसाइड, इट इज अ फंजीसाइड, इट इज अ हर्बिसाइड और इट इज अ रोडेंटिसाइड। तो क्या है? फंजीसाइड। लेकिन हम जब वहां जाते हैं ना एग्जाम में, तो उस टाइम के कार्बोक्सिन कार्बोफ्यूरोन जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? कार्बोफ्यूरोन। और कार्बोफ्यूरोन क्या है? हर्बिसाइड मत बोलना, ठीक है। क्या है? इंसेक्टिसाइड है। क्या है? इंसेक्टिसाइड। ओके, वहां पर जो आएगा ना हर्बिसाइड में, वो कौन सा है पता है क्या? चलो बता देते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये लिख तो लिया, इनसे जुड़े हुए जो कंफ्यूजिंग चीजें वो बताता हूं। ठीक है, एक तो हमने देख लिया बेटा कौन सा है? कार्बोक्सिन। कौन सा है? कार्बोक्सिन। एक हमारे पास कौन सा है? कार्बोफ्यूरोन। ओके, एक हमारे पास जो है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बेंथायोकार्ब। क्या बोलते हैं? बेंथियोकार्ब। और एक हम जिसको बोलते हैं कार्बेरिल। क्या बोलते हैं? सब आ रहा है, सब आ जाएगा। एक हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हमारे पास कितने हो गए? 5 हो गए। ये सारे के सारे एक जैसे दिखने वाले हैं या नहीं है? है ना। अब इनमें से कौन क्या है बताओगे क्या? ठीक है, बताओ। कार्बोक्सिन क्या है? अभी तो पढ़ा हमने, इसीलिए तो तुम सही आंसर देते हो। क्या है बेटा? ये फंजीसाइड है। चलो, कार्बोफ्यूरोन क्या है? इंसेक्टिसाइड। ये भी अभी पढ़ा। ये क्या है? इंसेक्टिसाइड। तुम सब बड़े स्मार्ट हो गए, सही आंसर दे रहे हो यार। चलो, बेंथायोकार्ब क्या है?
हर्बिसाइड है क्या? चलो ठीक, ये भी मान लेते हैं। ये क्या है? हर्बिसाइड है। ठीक है, कार्बेरिल क्या है? अच्छा, वो सारे आगे रोडेंटिसाइड बच गया तो वो बोल देते। ठीक है, कार्बेरिल के लिए याद रखना ये क्या होता है हमारा? इंसेक्टिसाइड। क्या है? इंसेक्टिसाइड। ठीक है, और लास्ट बात करें कौन सा है? कार्बनडाजिम। कौन सा है? कार्बनडाजिम। ठीक है, ये किसके लिए काम आता है? फॉर द सीड ट्रीटमेंट अगेंस्ट सॉइल बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, तो इसीलिए क्या है? फंजीसाइड है। क्या है? फंजीसाइड। ओके, अब ये नाम जो है ना यही कंफ्यूज करते हैं और यही एग्जामिनर को पता है, वो अच्छे से तुम्हारी कमजोरी जानता है। ओके, उसने अपनी जिंदगी बिता दी है इन सबको पढ़ते पढ़ते, और तुम सोचते हो कि तुम उसके सामने सारे क्वेश्चन सही कर दोगे, तो वो ऐसा नहीं होने देगा। वो क्वेश्चन ही इतने प्यारे प्यारे देता है, तुम खुद ही घूम जाते हो ये क्या है। या तो चारों ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंजीसाइड, या पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्बिसाइड, या फिर क्वेश्चन सीधा देगा आपको कि इसके अंदर से हर्बिसाइड कौन सा है। ओके, जैसे अभी पूछा था, इस बार सुपरवाइजर में आया, वो मैं पहले भी बता चुका हूं। क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, आंसर गया था डाइमिथोएट। कौन सा गया? डाइमिथोएट। ये सुपरवाइजर 2021 में आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो हमारे लेवल पर बनते हैं। हमको बस इतना सा याद रखना है कि ये चीजें होती क्या है। आपसे कोई नहीं पूछेगा इसकी डोज कितनी लेते हो, कोई नहीं कहेगा ये बेंथायोकार्ब है, इसकी डोज कितनी ली है बताओ, पर हेक्टेयर कितना यूज करते हो, 0.5 kg या 0.1 kg कितना यूज करते हो। ठीक है, जो पूछेगा डोज के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, इसके अलावा किसी की डोज नहीं पूछता। ठीक है, डोज किसकी पूछी हुई है? मेटासल्फ्यूरोन की। किसकी? मेटासल्फ्यूरोन मिथाइल। ठीक है, एमसीएम कहते हैं उसको, एमएसएम टोटल। ठीक है, एसएमएस होता है ना, वैसे ही एमएसएम है। ठीक है, उसके लिए बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? मेटासल्फ्यूरोन मिथाइल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एमएसएम कहते हैं। इसकी डोज इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई है, आईसीआर ने भी पूछी है और बीएचयू ने भी पूछी है। अब पहले तो ये बताओ ये है क्या, तुम डोज तो रहने दो, पहले ये बताओ क्या है ये, सोचो क्या चीज है ये? इट इज अ हर्बिसाइड। क्या है ये? हर्बिसाइड। अब हर्बिसाइड तो है, लेकिन कौन सी क्रॉप में यूज होता है? वीट में। किसके अंदर? वीट में। कौन से हमारे वीट्स के अगेंस्ट होता है? ब्रॉड लीफ या नैरो लीफ? किसके लिए होता है? नैरो लीफ के लिए। किसके लिए होता है? नैरो लीफ के लिए होता है बेटा। और इसी की डोज इंपॉर्टेंट है जो हमसे एग्जाम में पूछी हुई है। कितनी डोज चाहिए तुम सोच भी नहीं सकते। जनरली हम जो डोज लेते हैं 2,4-D या फिर हमारे पेंडिमिथिलीन है, आइसोप्रोटोरोन है, दूसरे उनके लिए ली जाती है 750 ग्राम्स पर केजी से 1 kg पर ग्राम, नो पर हेक्टेयर, सॉरी। तो 1 हेक्टेयर में कितने केजी चाहिए? 1 kg। कितना चाहिए? 1 kg। इसकी जो डोज है वो तुम सोच भी नहीं सकते। बताओ कितनी होगी? हाँ, बिल्कुल कम होगी। कितनी होगी? 250 ग्राम। दूसरा आंसर 10 ग्राम। और दूसरा आंसर 0.1 क्या ग्राम? फिर डाल ही क्यों रहे? कितना यूज करते सोचो। चलो, इसीलिए मैंने कहा था तुम नहीं सोच सकते। इट इज रिक्वायर्ड 4 ग्राम पर हेक्टेयर। कितनी चाहिए? 4 ग्राम चाहिए। इतनी सी इसकी एक पुड़िया बनी हुई आती है, एक पॉलिथीन के अंदर पैक आता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लिए इतना सा काफी है। और इसको आप, वो टंकी होती है ना जिसको पीछे टांगते हैं, नेक सेप स्प्रेयर कहते हैं, उससे यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमको जो बड़ा टैंक होता है जिसको पावर स्प्रेयर कहते हैं, उसी से यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल जो है ये एक रेवोल्यूशन था, बिकॉज हमारा जो एक वीड है जो वीट के अंदर लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट, द मिमिक्री वीड ऑफ वीट, कौन सा था? मिमिक्री वीड, वेरी गुड, कौन सा? फेलेरिस माइनर। ठीक है, तो फेलेरिस माइनर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए पहले हम क्या यूज करते थे? आइसोप्रोटोरोन। क्या करते थे?
ठीक है, लेकिन आइसोप्रोटेरोन को इतना यूज कर लिया कि अब वो रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है, अब उसको छिड़क दो तो कुछ नहीं होता। तो फिर उसके लिए हमने सल्फोसल्फ्यूरोन बनाया, क्या बनाया, सल्फोसल्फ्यूरोन बना। फिर उसके बाद उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमने क्या बनाया, मेटासल्फ्यूरोन बनाया, ठीक है। तो सल्फोसल्फ्यूरोन हमको चाहिए होता था लगभग 40 से 50 ग्राम पर हेक्टेयर। फिर वो फॉर्मूला हमारे पास था, उसको और रिफाइन करा, फिर हमने बनाया मेटासल्फ्यूरोन जो कितना चाहिए, 4 ग्राम पर हेक्टेयर चाहिए, ठीक है। प्राइस भी इसका कमी है, इतना ज्यादा नहीं है इसका जहां तक है इसका 800 या फिर कुछ 600 के आसपास आता है, इतना 4 ग्राम आता है वो, सिंपल सा, बस उसको काटो, खोलो और स्प्रे कर दो, ठीक है, इतना सा इसके लिए काम है। इसके ऊपर ये 4 चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, इससे बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो मेटासल्फ्यूरोन के लिए याद रखना ये क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो हमने बात किसकी कर ली बेटा, हमारे कंफ्यूजिंग जो सी से स्टार्ट होने वाले थे उनकी बात कर ली, सारे के सारे, कार्बोफ्यूरोन है और हमारे कार्बेरिल है, ठीक है, कार्बोक्सिन है, सारी हमने बात कर ली। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास, वो कौन सी है बेटा, टर्मिनोलॉजी। कौन सी है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी को तुमने समझ लिया तो तुम पूरी पैथोलॉजी समझ जाओगे, अगर ये समझ ली तो, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें तुम बायो के अंदर पढ़ लोगे। हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की सेल पढ़ेंगे, उसमें साइटोप्लाज्म आएगा, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब आएगा, वो तो तुम्हें पता है, बायो में आएगा ही, वो हम डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ की जो फाइटोपैथोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, डिजीज से। किससे स्टार्ट करेंगे, डिजीज से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज अ डिजीज, एक डिजीज क्या होती है, सोचो, डिजीज या बीमारी क्या होती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है। लेकिन कब, ऐसे तो हमको पता है कि हम शेर के सामने जाके खड़े हो जाएं तो नुकसानदायक है, बट कब है, वेरी गुड, जब वो अटैक करेगा, ठीक है। तो जो ये डिजीज है वो भी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, बट कब है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर है, जब वो प्लांट की बॉडी के अंदर है। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, डिजीज क्या है, इट इज अ कंडीशन, क्या है ये बेटा, एक कंडीशन होती है विच प्रोड्यूस पेनफुल सिम्टम्स थ्रू कंटिन्यूअस एक्सपोजर, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी की वो स्टेज या वो कंडीशन जो नॉर्मल कंडीशन से अलग है, ठीक है। जैसे हमारा कोई प्लांट है जो हरा भरा है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, हम 2-3 दिन बाद आकर देखते हैं तो उसके ऊपर ब्राउन स्पॉट बन गए, क्या वो नॉर्मल कंडीशन है क्या, उसकी नहीं है, ओके। और ब्राउन स्पॉट बन गए तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन क्या प्लांट के लिए अच्छी बात है, नहीं है, ओके। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, डिजीज कह सकते हैं, क्या कहेंगे, डिजीज, ओके। मान लो किसी को जुकाम हो गया, एक जनरल हम एग्जांपल लेकर देखें, मान लिया किसी को जुकाम हो गया, आप में से, मेरे में से हो गया, ठीक है। तो आज मैं दिख रहा हूं कि आज तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, एकदम स्मार्ट दिख रहे हैं, पढ़ा भी अच्छे से रहे हैं, ठीक है। कल आया है तो बिल्कुल डल, ठीक है, पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, आपको भी मजा नहीं आ रहा, तो आप क्या कहोगे कि सर इट इज नॉट योर नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसी चीज है विच इज प्रोड्यूसिंग अ पेनफुल सिम्टम, ठीक है, जो आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड अ डिजीज, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो नॉर्मल हमारे कंडीशन से अलग होती है और जिसकी वजह से पेनफुल सिम्टम्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। क्लियर है चीज, ओके। अब बात करें कि ये जो डिजीज है इसमें हमने एक वर्ड लिखा, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं, डिजीज का पता लगता है, ठीक है, लेकिन कैसे, वो सिम्टम होता क्या है सच में। हम अगर कहें कि जैसे जुकाम हो गया तो हम कैसे कहेंगे कि ये जुकाम के सिम्टम है, छींक आती है, ठीक है, नाक बहती है, सिर दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है, ठीक है, बुखार आ गया, ठंड लग गई, तो ये क्या है, सिम्टम्स है, किसके हैं, जुकाम के।
एक डिजीज है उसके सिम्टम्स है, आप क्या एक्सटर्नली देख पा रहे हो क्या इनको? सिर दर्द हो रहा है आपको दिख रहा है, आपको क्या पता अभी मेरा सिर दर्द हो सकता है, ठीक है, वो क्या होगा, महसूस होगा। किसको महसूस होगा? प्लांट को महसूस होगा, उसको नहीं होगा जो ऑब्जर्व कर रहा है। कहते हैं ना मेरा दर्द मैं ही समझ सकता हूं, तुम क्या समझोगे रमेश बाबू, ठीक है। तो वही चीज है कि जो प्लांट है जिसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या होती है? हमारे वो साइन है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी वो चीजें हैं जो प्रोड्यूस हो रही है, किसके लिए? हमारी डिजीज को एक्सप्रेस करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल नहीं होंगे, यही चीज, ठीक है। दीज आर द प्रोसेसेस which occur in accordance to the disease, ठीक है, which occur in accordance to the disease, मतलब जो डिजीज की वजह से हो रहे हैं ऐसे क्या है? प्रोसेसेस है, ठीक है। अब नॉर्मली मतलब हम कह सकते हैं कि मेरे को जुकाम है तो हम कहेंगे कि हमको क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर क्या दिखेगा? जैसे छींक आना, ये सब आना, ये कब दिखेगा? जब जुकाम हो रहा है, ओके। क्या नॉर्मली दिखेगा? नहीं। तो ये प्रोसेस कब हो रहा है? जब डिजीज हो रही है, ठीक है। उसको हम कहेंगे सिम्टम कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सी चीज हमें ध्यान रखनी है, जो चीज हमें दिख रही है किसकी वजह से? डिजीज की वजह से, उसको क्या कहते हैं? सिम्टम कहते हैं। क्लियर है? चलो इसको लिख लें, ओके, लिख लिया। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जिसको हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन। साइन क्या होता है? हिंदी में साइन का मतलब क्या होता है? चिन्ह। क्या मतलब होता है? चिन्ह, ठीक है। चिन्ह जो है वो हमें कहीं पर दिखता है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज है, यही होता है ना। रोड के साइड में लगा हुआ है, आगे रोड ब्लॉक है, उसका साइन लगा हुआ है, आप समझ जाते हो रोड ब्लॉक है। कहीं पर जो हमारे स्पीड ब्रेकर का साइन लगा है तो आप समझ जाते हो आगे ब्रेकर आने वाला है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? साइन बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो साइन क्या है? इट इज द एक्सटर्नली विजिबल part of the pathogen on the plant, ठीक है। मतलब पैथोजन का वो पार्ट जो हमें प्लांट पर बाहर दिख रहा है, जिससे हमें पता लग रहा है कि हाँ यहाँ डिजीज है, उसको हम क्या कहेंगे? साइन कहेंगे। जैसे हमने बात करी ना डाउनी मिल्ड्यू की, अभी तो बात करी, ठीक है। तो डाउनी मिल्ड्यू पे क्या दिख रहा है? लोअर पार्ट ऑफ द लीफ पर क्या दिख रहा है? डाउनी कॉटनी ग्रोथ। तो वो कॉटनी ग्रोथ क्या है? फंजाई है। क्या है वो? फंजाई। तो वो फंजाई है तो हम उसको क्या कहेंगे? सिम्टम कहेंगे, साइन कहेंगे? साइन कहेंगे। क्या कहेंगे? साइन। वो उसका साइन है, सिम्टम नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम बात कर ले बेटा फोर्थ इसके अंदर, हमारी जो टर्म है वो कौन सी है बेटा? इनोक्यूलम। कौन सी टर्म है? इनोक्यूलम, ठीक है। इनोक्यूलम का मतलब वैसे तो ध्यान होगा, नहीं है तो एक बार हम देख लें। इनोक्यूलम का जो रियल मीनिंग है वो क्या है बेटा? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पैथोजन which have ability to cause a disease, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पैथोजन का, हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का वो सबसे छोटा पार्ट जिससे क्या हो सकती है? डिजीज हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? इनोक्यूलम कहेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर? सोच के बताओ। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? मल्टीसेलुलर है। हाँ, कैसा है बेटा? यूनिसेलुलर। कैसा है? यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर है तो उसका मतलब कितनी सेल प्रेजेंट है? एक सिंगल सेल, ओके। एक सिंगल सेल प्रेजेंट है तो उसकी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया? सेल ही तो हुई, ओके। मतलब अगर वो मल्टीसेलुलर होता
तो हम बात करते हैं कि उसकी बॉडी की एक सेल है वो डिजीज कॉज कर सकती है। अब उसकी पूरी बॉडी में ही एक ही सेल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एक सेल हमें चाहिए होगी। ठीक है, अगर बात करें फंजाई की, तो फंजाई मोस्टली कैसी होती है, मल्टी सेलुलर। कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, और उसकी हर एक सेल है वो डिजीज कॉज कर सकती है। ठीक है, तो हम कहेंगे उसका इनोक्यूलम जो है वो क्या है, एक सिंगल सेल है। ओके, तो जो लोवेस्ट पॉसिबल इनोक्यूलम होता है वो क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है। ओके, हमें तो इतना ध्यान रखना है कि हमारे पैथोजन का वो पार्ट जिससे डिजीज हो सकती है उसको क्या कहते हैं, इनोक्यूलम कहेंगे। ठीक है, बस इतना सा हमको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर बेटा, अगला जो है हमारे पास उसको हम डिस्कस करें, वो हम कह सकते हैं क्या है, पैथोजन। क्या है, पैथोजन। ठीक है, पैथोजन को हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं बेटा, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, या फिर जैसा इन्होंने कहा क्या कह सकते हैं हम इसको, कॉजल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ठीक है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिससे क्या कॉज हो रही है, डिजीज कॉज हो रही है, जिससे डिजीज हमको दिख रही है, जिसकी वजह से, उसको क्या कहेंगे, पैथोजन। ठीक है, तो पैथोजन क्या है बेटा, यहां से देख ले कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, या हम कह सके क्या हो सकता है हमारा, फंजाई भी हो सकता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं क्या हो सकता है, वायरस, वायरस भी हो सकता है। फोर्थ हम बात करें वायरस का भाई कौन है, वायरोइड है। ठीक है, वायरोइड भी हो सकता है। या हम बात करें इसकी जगह फाइटोप्लाज्मा, ये भी हो सकता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एनिमल्स के अंदर होगा बेटा। ठीक है, एक हम इसकी जगह कह सकते हैं क्या हो सकता है, प्रियोन हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रियोन। तो कोई भी वो एजेंट जो क्या कर सकता है, माइकोप्लाज्मा है उस तरह से, वो फाइटोप्लाज्मा ही कॉज करता है। ठीक है, इसी को हम एमएलओ कहते हैं, और ये नहीं दिया हो तब माइकोप्लाज्मा करना है, वो चीज थी। ठीक है, इसको हम समझ लेंगे जब फाइटोप्लाज्मा पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, वो कॉजल ऑर्गेनिज्म से जिसकी वजह से क्या होता है, डिजीजेज होती है। ठीक है, एक जनरल टर्म में हमने लिख दिया, इसी के अंदर आप फाइटोप्लाज्मा के साथ माइकोप्लाज्मा भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ प्लांट डिजीज की बात नहीं कर रहे, पैथोजन की बात कर रहे हैं सीधा, वो जगह या वो चीज जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा डिजीज कॉज हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, पैथोजन। सिंपल सा है। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है इतने सारों में से। ठीक है, तो सिंपल हम कह सकते हैं क्या होगा बेटा, द ऑर्गेनिज्म विच हैव द कैपेसिटी टू कॉज अ डिजीज इज नोन एज पैथोजन। क्या कहेंगे उसको हम, पैथोजन कहेंगे, जिसकी वजह से डिजीज हो सकती है। होता है ना, जैसे कोविड-19 है, ये कैसी है, वायरल डिजीज है। कैसी बेटा, वायरल डिजीज, वायरस की वजह से हो रही है। हम कोलेरा की बात करते हैं, वो कैसी डिजीज है, कोलेरा, नाम नहीं सुना, चलो कोई नहीं, बायो के अंदर आएगा, पढ़ोगे। वो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। रिंग वर्म सुना हुआ है, दाद, जनरल जो लैंग्वेज में हम कहते हैं दाद हो जाता है। ठीक है, तो रिंगवर्म जो है वो कौन सी डिजीज है, फंगल डिजीज है। कैसी है बेटा, फंगल डिजीज। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, अलग अलग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स के अंदर बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू किससे होती है, फंजाई से होती है। किससे होती है, फंजाई से। सिट्रस कैंकर किससे होता है, बैक्टीरिया से। किससे, और जो मोजेक डिजीज होती है वो किससे होती है, वायरस से होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, आगे आएगी। अभी सिर्फ जनरल टर्म याद रखनी है कि ये सभी क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज हो सकती है उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। बस इतना सा याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करें बेटा इसके अंदर, सेवंथ हमारे पास जो पॉइंट है वो हमें पैथोजन के बाद सिखाता है कि पैथोजन एंट्री कैसे करता है। ठीक है, या ये जो पैथोजन है जो डिजीज कॉज कर रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का मतलब क्या है बेटा, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी the pathogen from
a diseased plant to a healthy plant. ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है बेटा, हमारे ऑर्गेनिज्म को, हमारे पैथोजन को एक डिजीज प्लांट से कहां पर ले जाता है, हेल्दी प्लांट पर. ठीक है, एक डायग्राम बनाकर हम देख ले. मान लिया ये हमारा जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, कोई भी जैसे डाउनी मिल्ड्यू इसके अंदर हो रही है. ठीक है, अब यहां पर हमने बात कर ली, एक इंसेक्ट आया. ठीक है, कोई भी एक इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट आया और वो इसके ऊपर बैठा था, फिर ये यहां से जाकर वापस कोई एक फ्रेश प्लांट है उस पर जाकर चला गया. ठीक है, तो क्या होगा कि ये अपने साथ इस पैथोजन को लेकर कहां चला जाएगा, फ्रेश प्लांट पर, जिस पर डिजीज नहीं थी, लेकिन अब ये इस पे चला गया तो इस पे भी डिजीज हो जाएगी. ओके, तो ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है जो इसको ट्रांसफर करने का वर्क कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं. क्या कहते हैं, वेक्टर. प्लेग का नाम सुना है, प्लेग. प्लेग किससे होता है, सुना होगा ना, चूहों से. प्लेग चूहों से फैलता है, ऐसा सुना होगा आपने, पहले नहीं सुना है. PLAGUE, प्लेग सुना है ना. तो प्लेग जो है वो चूहों की वजह से हुआ था. जैसे कोविड-19 है, इसी तरह से वर्ल्ड के अंदर आज से शायद 200 साल हो गए उस चीज को. 200 साल पहले प्लेग आया था, उसकी वजह से भी करोड़ ऑफ लोग जो पर्सन थे वो मर गए थे. ठीक है, तो उस टाइम पर चूहों का आतंक था. ओके, तो ये जो हमारा वेक्टर था इस डिजीज का, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिया कहते हैं. क्या कहते हैं, फ्लिया. और वो फ्लिया है, वो एक पैरासाइट की फॉर्म में रहता है चूहों पर. ठीक है, इसीलिए चूहा अपने साथ क्या लेकर चल रहा था, प्लेग लेकर चल रहा था. ठीक है, वो कीड़ा उसके ऊपर था, लेकिन वो कीड़ा भी क्या ले जा रहा, प्लेग. तो चूहे उसको जल्दी और ले जा रहे हैं. ठीक है, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था. तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन को स्प्रेड करने का वर्क करता है उसको क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे. आगे समझ में. चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर. ये तो हो गई हमारी एक जनरल टर्म की, हमको बाहर दिखने वाले क्या चीजें हैं, या जो हमारा पैथोजन है वो क्या है, वो फैलता कैसे है. अब हम जो बात करने वाले बेटा, वो हम बात करेंगे इसके थोड़े से डिफरेंट टर्म्स की, जिसके अंदर हमको बात करनी है पहली तो सिम्टम्स की. किसकी बात करनी है, सिम्टम्स की, जो हम डेफिनेशन देख रख चुके हैं. ठीक है, सिम्टम्स की डेफिनेशन हमें बताया, ये क्या है, वो प्रोसेस है जो किसकी वजह से हो रहे थे बेटा, हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या डिजीज की वजह से प्लांट में हो रहे थे. ओके, अब ये जो सिम्टम्स है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, सिम्टम्स के अंदर पहला हमारे पास मेन जो सिम्टम है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं. क्या कहते हैं, क्लोरोसिस. ठीक है, क्लोरोसिस क्या है, एक सिंगल लाइन में याद कर लो. ठीक है, इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल. क्या है बेटा ये, क्लोरोफिल का लिखवा दिए, नहीं सिम्टम्स लिखा दिए. अब हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो सिम्टम्स के अंदर हम बात कर रहे हैं पहले सिम्टम की, जो क्या है, क्लोरोसिस है. क्या है बेटा, क्लोरोसिस. मतलब हमारे प्लांट पर क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं. सिम्टम तो हमने समझ लिया, वो क्या है, कोई भी वो प्रोसेस जो डिजीज की वजह से हो रहा है. अब वो क्या क्या हो सकते हैं वो देख रहे हैं. तो पहला सिम्टम जो है वो हमने देखा कौन सा बेटा, क्लोरोसिस है. कौन सा है बेटा, क्लोरोसिस. क्लोरोसिस का सिंगल मीनिंग क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल. कैसा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल. अब एक बात बताओ, जब क्लोरोफिल होगा प्लांट में तो उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा. ठीक है, अब क्लोरोफिल हट गया तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन. कैसा हो जाएगा, येलो कलर्ड हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, आप न्यूट्रिएंट्स पढ़ चुके हो, आपने वहां पर पढ़ा होगा, नाइट्रोजन की वजह से वी शेप की क्लोरोसिस होती है, पढ़ा ना. ठीक है, तो वो वी शेप की क्लोरोसिस है. तो क्लोरोसिस का पता कैसे लगता है, प्लांट की लीव्स येलो हो जाती है, उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं. ठीक है, इंटरवीनल क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है, इंटरवीनल क्लोरोसिस क्या होता है. क्लोरोसिस में जब हम बात करते हैं बेटा, तो क्लोरोसिस हमारे पास मेनली कितने टाइप का होता है, दो टाइप का. कितने टाइप का, दो टाइप का.
ठीक है, उसकी हम बात कर लें। एक तो हमारे पास कौन सा है बेटा, इसके अंदर कंप्लीट क्लोरोसिस, कौन सा है, कंप्लीट क्लोरोसिस। और एक हमारे पास जो होता है बेटा वो कौन सा है, इंटरवीनल क्लोरोसिस। कौन सा है बेटा, ये आपका न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है, याद रखना वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कंप्लीट क्लोरोसिस का मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो प्लांट के अंदर हमारी जो लीफ है उस लीफ में पूरा क्लोरोफिल खत्म हो गया, तो पूरी पत्ती कैसी हो जाएगी, येलो हो जाएगी। पूरी लीफ कैसी हो गई, येलो हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कंप्लीट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं होल लीफ। ठीक है, होल लीफ टर्न्स येलो। ठीक है, पूरी लीफ जो है वो कैसी हो जाती है बेटा, येलो हो जाती है। ठीक है, लेकिन इंटरवीनल क्लोरोसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, येलो कलर इज सीन बिटवीन द वेन्स। ठीक है, अब तुम्हें वेन्स पता है क्या होती है, जानते हो अच्छे तरह से। ये हमने मान ली क्या है, हमारी लीफ है। क्या है, हमारी लीफ है। ठीक है, अब ये जो लीफ बनी है इसके अंदर ये तो क्या है, हमारी मिडरिब है, पता है ना ये चीज, तो मिडरिब होती है। अब इस मिडरिब से हमने बात कर ली, यहां से क्या हो गई, हमारी जो वेनलेट्स है वो निकलती है। ठीक है, इस तरह से वेनलेट्स निकलेगी। ओके, और इन वेनलेट्स से सेकेंडरी वेनलेट्स इस तरह से बाहर निकलती। ठीक है, इस तरह से पूरा एक जाल बनता है। आप चाइना रोज की पत्ती देख लो तो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, अब इंटरवीनल क्लोरोसिस का मतलब क्या है बेटा, कि क्लोरोसिस तो होगा, हमारी जो लीफ है उसमें येलो कलर तो दिखेगा, लेकिन इंटर का मतलब होता है बीच में, और वेन्स का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, तो वेन्स के कहां पर दिखेगा, बीच में। तो ये जो हमारा पोर्शन है इनके बीच का, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, येलो कलर हमको दिखेगा। ठीक है, इस तरह से हर जगह पर हमको येलो कलर दिखेगा, लेकिन हमारी जो वेन्स है ये वेन्स कैसी रहेगी बेटा, ये ग्रीन रहेगी। कैसी रहेगी, ग्रीन रहेगी। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरवीनल क्लोरोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, आगे बात समझ में, कोई डाउट रहा इसके अंदर, नहीं। अब इसके लिए जो याद रखना है वो समझ लो, इंटरवीनल क्लोरोसिस जो है वो कभी भी हमारे जो पैथोजन है उनकी वजह से कम देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर इंटरवीनल क्लोरोसिस कहां से देखने को मिलता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, इंटरवीनल क्लोरोसिस के लिए पहली चीज याद रखनी है वो देख लो। पहली चीज क्या है, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। किसकी वजह से होता है बेटा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, अब जब आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े होंगे उस टाइम आपने ये चीज देखी होगी कि हमारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के सिम्टम प्लांट में 3 जगह पर दिखते हैं, मेनली 4 जगह पर। कितनी जगह पर, 4 जगह पर। कौन कौन सी है वो, ओके, रूट, स्टेम और लीफ का। रूट पर कैसे देखोगे तुम, उखाड़ के देखना पड़ेगा, और तुमने पौधा उखाड़ दिया तो क्या मतलब रहा, पौधा वैसे ही खत्म। ठीक है, तो कहां दिखता है बेटा, हमारा जो प्लांट है इस प्लांट में 3 लीव्स बनानी होती है। ठीक है, एक तो है हमारी कौन सी, ओल्डर लीव्स, एक जो है वो कौन सी है, मिडिल लीव्स, एक जो है वो कौन सी, यंगर लीव्स, और एक हमारा कौन सा है, टिप पोर्शन। कौन सा पोर्शन है, टिप पोर्शन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है बेटा, 4 अलग अलग प्लेसेस है जहां पर क्या दिखती है, हमारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की जो सिम्टम्स है वो दिखते हैं। इसको समझ लेना, ये अच्छी चीज है, ये एग्जाम में पूछी जाती है और हम यूं ही गलत करके आ जाते हैं फ्री में। ठीक है, होता क्या है कि जब भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो कुछ सिम्टम्स जो है वो कहाँ दिखते हैं, लोअर लीव्स पर। कहाँ दिखते हैं, लोअर लीव्स पर दिखते हैं, या फिर इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, ओल्डर लीव्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, ओल्डर लीव्स। प्लांट में सबसे पहले कौन सी पत्ती बनेगी, ऊपर वाली, क्या, नीचे वाली बनेगी, तभी तो ऊपर जाएगा, नहीं तो पौधा नीचे आ रहा होता उल्टा। ठीक है, उसके बाद कौन सी बनेगी बेटा, मिडिल लीव्स बनेगी। कौन सी बनेगी, मिडिल लीव्स, मतलब जो बीच में है बेचारी। फिर बात करें तीसरी जो है वो कौन सी बनेगी बेटा, यंगर लीव्स बनेगी। कौन सी, यंगर लीव्स।
ठीक है, या फिर यंगर लीव्स को हम और क्या बोल सकते हैं, न्यू लीव्स कह सकते हैं, जो नई पत्तियां बन रही हैं वो। ठीक है, और फोर्थ हम बात करेंगे किसकी होगी, प्लांट टिप की बात करोगी। किसकी बात होगी बेटा, प्लांट टिप। ठीक है, इसके लिए तुम जानते हो कौन सा न्यूट्रिएंट है, उसकी डेफिशिएंसी कहाँ कहाँ पर दिखती है, पढ़ा हुआ है ना। यस सर, तो बताओ ओल्डर लीव्स पे कौन से न्यूट्रिएंट्स की सिम्टम दिखेंगे, कैल्शियम, तो मैग्नीशियम या बोरोन, जिंक, आयरन, नाइट्रोजन, पोटेशियम। एक ही याद आया क्या अभी तक, ये 5 याद कर लेना। इनके जो सिम्टम्स है वो कहाँ दिखते हैं, लोअर लीव्स पर दिखते हैं। कौन से, NPKMGMO। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ठीक है, ये 5 हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके सिम्टम्स कहाँ दिखते हैं, लोअर लीव्स पे दिखते हैं। ठीक है, मिडिल लीव्स की बात करें, मिडिल लीव्स पर किसके हमें सिम्टम दिखेंगे, तो हमें एक ही याद रखना है, कौन सा है, जिंक है। कौन सा है, जिंक। ठीक है, ये हमें याद रखना है। फिर यंगर लीव्स की बात कर ले बेटा, यंगर लीव्स के अंदर जो दिखते हैं, एक हमें याद रखना है आयरन, एक याद रखना है कॉपर, एक याद रखना है सल्फर और एक याद रखना है मैंगनीज। ठीक है, ये जो 4 है इनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कहाँ दिखेंगे बेटा, यंगर लीव्स पर। कहाँ दिखेंगे, यंगर लीव्स। ठीक है, और लास्ट हम बात कर ले प्लांट टिप की, तो प्लांट टिप जो है इसके अंदर हमें दिखते हैं 2 न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के सिम्टम, एक तो है कैल्शियम और एक है बोरोन। ठीक है, ये हमारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के सिम्टम्स खत्म प्लांट के अंदर, बस इतना ही आता है। ठीक है, इसमें से जो डीप में क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरवीनल क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है, तो ध्यान से सुनना। एक तो किसकी वजह से होता है बेटा, मैग्नीशियम की वजह से। किसकी वजह से, मैग्नीशियम। एक जो होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है, सल्फर की वजह से। किसकी वजह से होता है, सल्फर। ठीक है, एक जो है बेटा वो किसकी वजह से, मोलिब्डेनम की वजह से। किसकी वजह से, मोलिब्डेनम। और एक जो है बेटा वो किसकी वजह से, एमएन की वजह से। ये 4 है जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरवीनल क्लोरोसिस होता है। क्या होता है, इंटरवीनल क्लोरोसिस। अगर लोअर लीव्स की पूछ ले तो एमजी कर देना। ठीक है, और यंगर लीव्स की पूछ ले तो सल्फर कर देना, बस। और अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो मोलिब्डेनम या मैंगनीज ढूंढ लेना। इतना सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन जेट ने पूछा हुआ है, इंटरवीनल क्लोरोसिस ऑन द लोअर लीव्स इज सीन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, आंसर क्या गया, मैग्नीशियम। बस, हमको पता होगा तो आंसर करेंगे ना, नहीं पता हो कहां से आंसर करोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर यंगर लीव्स पे पूछ ले तो सल्फर दिया हुआ, सल्फर ढूंढ लो कि सल्फर कहाँ है, सल्फर ये रहा। यंगर लीव्स पर क्या होता है, इंटरवीनल क्लोरोसिस होता है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, जल्दी बताओ, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होता है प्लांट में, पत्ती पीली पीली हो जाती है, विच मीन्स इट इज अ क्लोरोसिस। लेकिन वो क्लोरोसिस कैसा है, वी शेप्ड क्लोरोसिस है। कैसा है, वी शेप क्लोरोसिस इन सीरियल क्रॉप्स इज सीन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरा फास्फोरस की बात कर लें, इससे क्या होता है, फास्फोरस से क्या होता है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी से क्या होता है, सोच के बताओ। कलर चेंज होता है, वेरी गुड। कौन सा कलर हो जाता है, पर्पल कलर। कैसा कलर, पर्पल। ठीक है, बैंगनी रंग हो जाता है। ठीक है, ये चीज भी जेट में पूछी हुई है। ठीक है, पत्तियों का बैंगनी रंग में परिवर्तित होना किस पोषक तत्व की कमी से है, तो आंसर क्या गया, फास्फोरस। ठीक है, तीसरा पोटाश की बात कर ले, इससे क्या होता है, नेक्रोसिस होता है। क्या होता है, हम पढ़ेंगे इसके अंदर आएगा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या है, डेथ ऑफ टिश्यूज, मतलब टिश्यूज जो है वो मरने लगते हैं, उनका कलर कैसा होने लगता है, ब्राउन कलर। कैसा कलर होने लगता है, ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे लीफ मार्जिन्स ब्राउन कलर के हो जाते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है,
फिर बात कर ले मैग्नीशियम की, तो इंट्रावीनल क्लोरोसिस, और मोलिब्डेनम से भी इंट्रावीनल क्लोरोसिस। लेकिन दोनों भी अगर आ जाए तो हमें मैग्नीशियम टिक करना है, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस ये चीजें हमसे पूछी हुई है। जो भी पढ़ा हुआ है बेटा रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे आपको चीजें जो है वो वापस से याद करने में टाइम लगेगा। ठीक है, आप वापस एकदम से याद नहीं कर पाओगे, ओके। रिवाइज कराना है कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज मैं करा दूंगा, आपके टीचर्स और हैं टीचर्स करा देंगे, लेकिन आपको एक बार पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के, दिन का आधा घंटा 1 घंटा जो भी टाइम निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। आधा घंटा टाइम भी निकलता है कोई बात नहीं, लेकिन आधे घंटे में भी पुरानी पढ़ी हुई चीज को रिवाइज करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, ये 15 तो निकल गई ना, 15 नवंबर निकल चुका है, ओके। तो आपके पास अब कितने हैं, 13 दिन तो ये बचे, अगला 1 महीना, उसके बाद क्या है, जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, अगले साल तो आपका एग्जाम है। कब तैयारी करोगे फिर? आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे पुराना, तब तक नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप सब भूलते जाओगे। ये तुमने पढ़ा हुआ है मैं जानता हूं, लेकिन अब तुम्हें ये चीज नहीं आ रही है, तो ये गलती किसकी है फिर? टीचर का काम तो है आपको पढ़ाना, वो अपनी तरफ से बेस्ट जैसा पढ़ा सकता है वो पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन उसको याद करने की जिम्मेदारी आपकी है, वो आपको ही करना पड़ेगा, ओके। तो इस चीज को नेग्लेक्ट जितना करोगे उतना तुम बाद में दुखी हो जाओगे, क्योंकि अभी तुमसे ये चीजें पूछ रहा हूं और तुमको नहीं आ रही तो तुम्हारे चेहरे मायूस हो जाते हैं कि यार ये पढ़ा हुआ तो है, मेरे को आ ही नहीं रहा है। थोड़ा वो जिसको पढ़ने की है ना, थोड़ा सा एक डर है, सिलेक्शन कराने का है, उसका चेहरा अपने आप मायूस हो जाता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और यही चीज सोच के देखो, ये तो आज तो नवंबर चल रहा है, यही चीज अगर मई में आ जाए और तुम्हें ये फील हो जाए मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या हालत होगी? स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो चीज। तो वो काम ही क्यों करना कि हमको स्ट्रेस में जाना पड़े? क्योंकि कब कौन सीरियस होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी दिन पापा ने 2 टिका दिए इधर से तो अपने आप सीरियस हो जाओगे कि अब तो पढ़ना ही है, उस दिन फिर बैठ के सोचोगे अब क्या करूं मैं, अब तो 7 दिन बाद तो एग्जाम है फिर। तो इसीलिए आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, और तैयारी का मतलब है आपको रिवाइज करना, ओके। मैं हर बार कहता हूं मैं हफ्ते में 1 दिन रिपीट करूंगा, एग्जाम होगा तब तक जिसने ये बात मान ली उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसने नहीं मानी वो वापस से अगले साल मुझसे वापस ही सुनेगा। रिपीट करने का मतलब कि मैं हर हफ्ते रिपीट करूंगा कि रिवीजन चालू कर दूं, और जो चालू कर देगा रिवीजन वो फायदे में रहेगा, और जो नहीं करेगा वो खुद एग्जाम हो जाए उसके बाद अपने आप याद कर लेना कि सर हर हफ्ते कहते थे, हर 2-3 दिन में कहते थे कि रिवीजन स्टार्ट कर दो, रिवीजन कर लो। ठीक है, रिवीजन नहीं करना आता मैं बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा मुझे पता है। ठीक है, पर करना तुम्हें ही है। ठीक है, चलिए तो बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।